नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम बच्चों एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी आपकी पुस्तक की 17वीं प्रश्नावली। तो बच्चों ये प्रश्नावली सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे थोड़े से अगर गणित में कमज़ोर हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है ये, और बहुत आराम से सीखी जा सकती है। और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनको तो ये करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि जो बच्चे थोड़े से गणित में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं वो इसको ज़रूर करें। और इसके सवाल जो है सभी बहुत आसान हैं, बस थोड़े से आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग वो थोड़े से ध्यान से करने हैं, जो कि बेसिक संक्रियाएं होती है गणित की। तो आप जो है वो इस प्रश्नावली को बहुत ध्यान से करें और मेरे सभी वीडियो ध्यान से देखें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये प्रश्नावली, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सबसे पहले तो आपको ये कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते कौन कौन से हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ वैसे प्रश्नावली में 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दिए हुए थे। तो वो थे समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। तो बहुलक हटा दिया गया है, इसलिए हमें इस बार केवल 2 ही चीज़ें पढ़नी है, समांतर माध्यक और माध्यक। तो बच्चों ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, आपको ये अच्छी तरह मन में बिठा लेना चाहिए ताकि आपको सवाल करने में कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सी चीज़ कैसे ज्ञात की जाती है। देखो बच्चों 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं प्रारंभिक आंकड़ों वाले प्रश्न, ठीक है। तो प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य, माध्यक ज्ञात करना। एक अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य, माध्यक ज्ञात करना। और एक वर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य और माध्यक ज्ञात करना। तो देखो सवाल का जो रूप होता है वो एक ही तरह का होता है। इस एक ही तरह के प्रश्न से दोनों चीज़ें ज्ञात की जा सकती है। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक आंकड़े वो होते हैं जिनमें कोई सारणी नहीं बनी होती है, असारणीकृत होते हैं, यानी सिर्फ x दिए होते हैं उसमें, यानी बंटन या विचर के मान दिए होते हैं, चर दिए होते हैं। और दूसरे जो प्रश्न होते हैं बच्चों वो होते हैं XF वाले, यानी जिनमें सारणी बनी होती है और आपको प्राप्तांक और बारंबारता दी जाती है। और तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं बच्चों जिनमें वर्ग अंतराल दिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार, और बारंबारता दी जाती है। तो तीनों प्रकार के सवालों से अलग अलग प्रकार से जो समांतर माध्य, माध्यक निकालना होता है। तो आप इनको अच्छी तरह याद रखें कि x वाले प्रश्न हो तो उनका समांतर माध्य कैसे होगा और माध्यक कैसे होगा, फिर XF वालों से समांतर माध्य और माध्यक कैसे होगा, और फिर वर्ग अंतराल वालों से कैसे होगा। तो इनको एक एक करके अपने हल करेंगे। तो आप पहले प्रश्नों का जो प्रकार है उसको अच्छी तरह समझें कि ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनसे ये चीज़ इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले अपनी जो है वो 17.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से, चूंकि उसमें x वाले प्रश्न दे रखे हैं, केवल चर वाले प्रश्न दे रखे हैं, तो उनको हल करेंगे। तो अपने चलते हैं 17.1 के पहले प्रश्न पर। तो ये हमारे पास है पहला प्रश्न बच्चों, जिनमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। और हमें सिर्फ ये देखो x के मान दे रखे हैं, यानी आपको केवल क्या दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, प्रारंभिक आंकड़े दे रखे हैं, उनसे माध्य ज्ञात करना है। असारणीकृत हो गया। तो पहला प्रश्न लेते हैं अपने। तो देखो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आप जो है वो जोड़ने के लिए एक इस प्रकार स्तंभाकार में लिख लें। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऊपर लिखें आप x, यानी आपको जो चर दे रखे हैं वो, और ये चर जो है वो क्या आपके पास प्राप्तांक है, इनकी जो भी प्रकृति है वो आप जरूर यहाँ ऊपर लिखें कि ये चीज़ जो दी है आपको क्या दी है। तो प्राप्तांक है आपके पास 52, ऐसे आप लिख लें जैसे जोड़ने के लिए लिखते हैं 52, 75, 40। तो इस प्रकार से स्तंभाकार में लिखने के बाद आप क्या करें, इनको जोड़ेंगे बच्चों। ये सिग्मा का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो यहाँ लिखा है इसका मतलब होता है योग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो सिग्मा है, यानी इसको ये जो संकेत है वो क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है, योग, यानी इसको जोड़ कहेंगे। योग का मतलब जोड़ हो गया।
तो सिग्मा x यानी x का योग करेंगे, तीन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 520। ठीक है बच्चों, अब इनकी संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है वो गिन लेंगे। तो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं। तो आंकड़ों की संख्या बच्चों ये कितनी है, 10 है। जैसे आपको यहाँ बताया ना कि 10 छात्रों का, तो ये आंकड़ों की संख्या क्या होगी, 10 हो गई। अब यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने का एक छोटा सा सूत्र है, वो आप याद रखें। तो ये समांतर माध्य, इसका संकेत होता है बच्चों x बार। तो अब आप क्या करें, सिग्मा x यानी आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग दे दें। जो आपने सिग्मा x निकाला है, योग निकाला है 520, उसमें आप क्या करें, 10 का भाग दे दें। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 52। तो इस प्रकार से 52 अंक नहीं प्राप्तांक हैं, तो ये अंक हो गए। तो इस प्रकार बच्चों ये जो समांतर माध्य ज्ञात हो गया। तो अब इसके जो 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है बच्चों, वो इसी प्रकार के हैं। थोड़ा इसमें तीसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया है कि आपको यहाँ पर समांतर माध्य आपको दे दिया गया है और आपको यहाँ एक बीच में जो अज्ञात राशि है वो ज्ञात करनी है। तो इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे बच्चों, कोई अलग नहीं है ये। तो आप पहले क्या करें, आपको जो दे रखे हैं x वो लिखें आप यहाँ पर। तो हम उसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे 3, 4, 8, 5 और x लिखें बीच में, और 3, 2 और 1, और इनको जोड़ लें आप, यानी इनका योग कर लें, सिग्मा x निकाल लें। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अज्ञात राशि है उसको पहले ही प्लस में लिख लो। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया x को प्लस में। अब बाकी अंकों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएंगे 26। ठीक है, अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या, तो बच्चों आंकड़ों की संख्या आपके पास n जो है वो है 8। ठीक है, इनको गिनेंगे तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब यहाँ पर हमें जो समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य, तो वो दे रखा है आपको x बार आपको दे रखा है। देखो यहाँ पर ये समांतर माध्य 4 दिया है, तो हम वही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है बच्चों, x बार बराबर होता है सिग्मा x बटे n। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 4। तो ये x बार का मान यानी समांतर माध्य का मान हमें कितना दिया है, 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 बराबर, और सिग्मा x हमने कितना निकाला है, 26 प्लस x, और इसके अपॉन में 1 मान लो। और यहाँ आपको इनके आंकड़ों की संख्या n कितनी दी है, 8। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे बच्चों, तो पहले इधर गुणा करेंगे फिर इधर गुणा करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 26 प्लस x बराबर हो गया 8 जो कि 32। तो इस प्रकार से ये x जो है आपके पास कितना आ गया, 32 माइनस 26 बराबर 6 आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से अज्ञात राशि क्या आ गई आपके पास, 6। तो इस प्रकार से ये आप 6 तक प्रश्न हल करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ पहले सवाल की तरह करना है इनको। अब मैं आपको 7वां सवाल बताता हूँ। तो देखो बच्चों 7वें सवाल में आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कक्षा के वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम है। तो औसत का मतलब बच्चों माध्य ही होता है, यानी उनका माध्य आपको कितना दे रखा है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि चूंकि आप यहाँ लिखेंगे पूरी, चूंकि कक्षा के वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, तो वो आपको दे रखा है 51 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो
25 छात्रों का कुल भार कितना हो गया। तो अब देखेंगे कि औसत का मतलब है कि प्रति छात्र औसतन इतना वजन है, तो अपनी यहाँ लिखेंगे 25 छात्रों का कुल वजन। तो ये कुल वजन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि कुल वजन निकालेंगे तो क्योंकि 1 का 51 है तो 25 का कितना हो गया, 25 गुणा 51। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर लें तो 25 एक 25 हो गया और 25 पंजे होता है 125 और बच्चों हासिल हो गई 2, तो ये हो गया 127 यानी 1275 किलोग्राम हो गया 25 छात्रों का कुल वजन। अब आपको दूसरी बात ये दी है बच्चों की चूंकि बी वर्ग जो है उसके 35 छात्रों का औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम है। तो चूंकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है, औसत भार या वजन कितना है, वो है 54 किलोग्राम यानी औसतन एक बच्चे का वजन 54 है। तो बच्चों 35 का कुल वजन कितना हो गया, तो कुल वजन हो जाएगा, इनको गुणा कर देंगे 35 से, तो 35 गुणा 54। ठीक है बच्चों, तो इसको गुणा करेंगे तो 35 चौके होते हैं 140, तो हासिल होगी 14, 35 पंजे होते हैं 175 और 14 कितने हो गए 189, तो ये आ गया 1890 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 25 का कुल ये, 35 का कुल ये, तो ये हो गया आपके पास 1890। तो अब बच्चों कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल छात्र हो गए आपके पास, कुल छात्र आपके पास हो गए 25 प्लस 35 बराबर कितने हो गए 60। ठीक है, तो अतः 60 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया बच्चों, अतः 60 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया या कुल भार कितना हो गया, तो हम जोड़ देंगे। 25 का था 1275 और इनका था 1890। ठीक है, 35 का, तो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा, आप देख सकते हैं कि 5 और 9 और 7 16 और 8 2 10 और 11 हो गया और एक हासिल हो गई तो 2 और 1 3, तो बच्चों ये आ गया 3165 किलोग्राम कुल वजन हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमें चूंकि इनका औसत निकालना है तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, 60 छात्रों का औसत, 60 छात्रों का औसत भार कितना हो गया बच्चों, तो वो आप जानते हैं कि माध्य या निकालने का तरीका क्या होता है, कुल भार बटे कुल संख्या, कुल भार बटे कुल संख्या। तो कुल भार आपके पास कितनी है, कुल भार आपके पास है 3165 और कुल संख्या आपके पास कितनी है 60। तो अब आप क्या करें, 3165 में 60 का भाग लगा देंगे, तो ये तो भाग लगाएंगे आप इसमें 3165 में 60 का, तो आपके पास आएगा 52.75 किलोग्राम। तो इस प्रकार से 60 छात्रों का औसत भार कितना हो गया, 52.75 किलोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। तो बच्चों 8वें प्रश्न में ये कहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो चूंकि 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो 5 संख्याओं का औसत है 18। ठीक है, औसत का मतलब हो गया कि प्रति संख्या 18 है, तो कुल योग कितना हो गया इनका, अतः योग हो गया इनका 18 गुना 5। ठीक है, तो 5 को गुणा कर देंगे तो कुल योग हो गया इनका 90। अब आपको कह रहे हैं कि एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर बच्चों औसत कितना है,
एक संख्या हटाने पर औसत आपको बताई है 16। तो बच्चों एक संख्या हटा देंगे तो संख्या हमारे पास 5 थी, तो 5 में से एक हटा दी तो पीछे बचेगी 4। 4 का औसत ये है, तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 का योग हो जाएगा 16 गुना 4 बराबर हो गया 64। तो बच्चों 5 का योग ये है, 4 का योग ये है, तो हटाई गई संख्या कितनी आ गई? इसलिए हटाई गई संख्या आपके पास क्या आ गई? तो हम 5 के योग में से 4 का योग घटा देते हैं, यानी 90 में से क्या घटा दो? 64। तो इस प्रकार से वो हटाएगी संख्या कितनी आ गई? 26 आ गई बच्चों। तो इस प्रकार देखो कि ये बिल्कुल सीधे से सवाल है। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न हमारे पास जो बिल्कुल आपका जो वो आसान सा सवाल है बच्चों, इसको समझना है थोड़ा सा कि 13 संख्याओं का माध्य ये है, ठीक है। तो 13 संख्याओं का ये माध्य है और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों इसको आपको थोड़ा सा मन में बिठाना है कि यदि औसत या समांतर माध्य के प्रश्न हो तो जो प्रक्रिया प्रत्येक अंक के साथ की जा रही है समांतर माध्य में भी उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ते हैं, ठीक है, 3 जोड़ा जाता है, अतः नया माध्य क्या हो जाएगा? जो आपको माध्य दे रखा है 24, तो उसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो नया माध्य हो गया 27। अतः परिवर्तन कितना हो गया? अतः परिवर्तन हो जाएगा, यानी 27 में से 24 घटा देंगे तो परिवर्तन भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि 3 जोड़ेंगे तो 3 का परिवर्तन आएगा और 4 जोड़ेंगे तो 4 का परिवर्तन आएगा, 4 घटाएंगे तो 4 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो संक्रिया की जाती है वही उतना ही कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सीधा सा छोटा सा प्रश्न है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में बच्चों ये जो बिल्कुल 7वें की तरह प्रश्न है ये कि 5 कर्मचारियों का औसत कितना है? 3000। ये 8वें प्रश्न की तरह बच्चों बिल्कुल ये। तो चूंकि 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? का औसत वेतन क्या है आपके पास? वो है आपके पास 3000 रुपये, ठीक है। यानी औसतन एक व्यक्ति को 3000 रुपये मिलते हैं, तो 5 का कुल वेतन कितना हो गया? तो 5 का कुल वेतन कितना हो गया बच्चों? तो चूंकि एक को 3000 मिलते हैं तो 5 को गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 15000। यानी 5 को कितने मिलेंगे? 15000 रुपये मिलेंगे। अब आपको कह रहा है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, तो चूंकि एक कर्मचारी क्या हो गया? सेवानिवृत्त हो गया, यानी रिटायर हो गया। तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर हो गया, तो अतः कितने बचे? अतः शेष 4 का औसत वेतन कितना है वो आपको बताया 3200 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3200 रुपये। तो बच्चों 4 का कुल वेतन कितना हो गया? इसलिए 4 का कुल वेतन कितना हो गया बच्चों? तो हम चूंकि 1 का 3200 है तो 4 का कितना हो जाएगा? इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 3200। तो इसको गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 0 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 12800 रुपये हो गया। तो बच्चों देखो 5 का योग ये है, 4 का योग ये है, तो अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना हो गया? तो
कर्मचारी का वेतन जो है वो कितना हो गया, वो वेतन हो गया 15,000 था 5 का, और 12,800 कितने का है, 4 का। तो इस प्रकार आप घटा देंगे तो ये आपके पास आएगा 2200 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हटाए जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसका वेतन कितना हो गया बच्चों, 2200 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो 17.1 के प्रश्नों को किया। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना यही है कि एक तो आज हमने सूत्र पढ़ा है, वो आप सूत्र अच्छी तरह याद रखें कि समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है यानी समांतर माध्य। तो आप रोजाना जो 1-2 सूत्र आएंगे उनको आप अच्छी तरह याद कर लिया करें। तो समांतर माध्य का जो आपके पास सूत्र हो गया वो होता है बच्चों सिग्मा x/n, यानी आप इसको कह सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये आज आपका एक सूत्र है, आप इसको अच्छी तरह याद करें। और अगले वीडियो में मैं आपको जो है वो 17.2 और 17.3 के सवाल एक साथ करेंगे, और फिर हम करेंगे 17.4 के प्रश्न। तो बच्चों इनको शुरू से आप करते जाइए, और शेष बचे हुए प्रश्नों को, उदाहरणों को भी आप साथ साथ में करते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कल 17.2 के साथ। तब तक नमस्कार।